हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ट्रू एस्पिरेंट्स। आज हम लोग करंट अफेयर्स में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, तो इसमें हाल ही में एक मॉडिफिकेशन का प्रस्ताव रखा गया, तो इस संदर्भ में ये टॉपिक हाल ही में इम्पॉर्टेंट हुआ। तो यहाँ पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की चर्चा कर लेते हैं, सीनियर एकेडमिक एडवाइज़र एंड एकेडमी और हिस्ट्री कल्चर आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी के मास्टर हैं। ट्रू एक्सपीरियंस का जो टेलीग्राम चैनल है वो ये है और व्हाट्सएप नंबर है 8431840147। तो मैं चाहूँगा कि इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इसका फ़ायदा लें। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सो वाई इन डिस्कशन, The Ministry of Environment, Forest and Climate Change proposed to amend the Environment Protection Act 1986। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 हाल ही में इस तरीके से चर्चा में रहा क्योंकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा। तो यहाँ पर ये रखा गया है कि हाल ही में जो भी प्रावधान लागू हुए हैं, जो भी प्रोविजंस लागू हुए हैं या इम्प्लीमेंट हुए हैं, वो पहले से ही लागू पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधान, जिसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर जो बैन लगा है 1 जुलाई से, इसके प्रतिबंध के दंडात्मक प्रावधानों के लिए लागू होंगे। तो अब यहाँ पर ये जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसको हम शॉर्ट में EPA कहते हैं, इसमें प्रमुख संशोधन या जो मेन मॉडिफिकेशंस हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो प्रमुख संशोधनों में यहाँ पर मंत्रालय ने साधारण उल्लंघनों के लिए कारावास या जेल के भय को दूर करने के लिए EPA 1986 में जो मौजूदा प्रावधान हैं उनको अपराध से मुक्त करने का प्रस्ताव रखा है। मतलब ऐसे कोई भी काम जो हैं वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे। इसमें कम गंभीर या जो मतलब हम कह सकते हैं कि जो लेस सीरियस जो उल्लंघनों के लिए दंड के रूप में कारावास की सज़ा को हटाना भी शामिल है। तो कारावास की जो सज़ा है उसे हटाना इसमें हम कह सकते हैं कि शामिल है। यद्यपि EPA के जो गंभीर उल्लंघन, जो कि गंभीर क्षति या जीवन की हानि का कारण बनते हैं, उनको IPC के तहत कवर किया जाएगा। ठीक है, तो जो गंभीर उल्लंघन या सीरियस जो वायलेशन है उनके लिए हम कह सकते हैं कि जो IPC के संहिता है उसके प्रावधान के तहत कवर किया जाएगा। EPA के प्रावधानों की विफलता, उल्लंघन या गैर अनुपालन जैसी रिपोर्ट, जानकारी प्रस्तुत करना आदि से अब विधिवत अधिकृत न्याय निर्णय अधिकारी के माध्यम से जो मॉनिटरी पनिशमेंट है या मौद्रिक दंड है उसको लगाया जाएगा। और मॉनिटरी पनिशमेंट को लगाने के बाद यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से इसकी वसूली की जाएगी। कारावास के बजाय इस संशोधन में एक पर्यावरण संरक्षण कोष या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फंड के निर्माण का प्रस्ताव भी लगाया गया है, जिसमें पर्यावरण को हुए नुकसान का डिसीजन के बाद अधिकारी के द्वारा लगाए गए दंड की राशि को माफ भी किया जा सकता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार उस तरीके को निर्धारित कर सकती है जिसमें संरक्षण निधि को प्रशासित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संरक्षण निधि को प्रशासित किया जाने की बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहले हम लोग देखें कि ये जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 ये है क्या। तो इसको शॉर्ट में हम लोग EPA कहते हैं। EPA जो है वो पर्यावरण सुरक्षा की जो दीर्घकालिक आवश्यकताएं हैं या जो लॉन्ग टर्म नीड्स हैं उनका अध्ययन या स्टडी, साथ ही साथ प्लान या योजना
और इम्प्लीमेंटेशन या क्रियान्वयन के लिए एक ढांचा या स्ट्रक्चर को बनाता है, ठीक है। और साथ ही साथ पर्यावरण को खतरे में डालने वाली स्थितियों के लिए त्वरित और पर्याप्त प्रतिक्रिया की जो प्रणाली है इसे निर्धारित करता है, ठीक है। तो अब इसका जो बैकग्राउंड है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ईपीए का जो रेगुलेशन है ये बेसिकली जून 1972 में स्टॉकहोम समिट, स्टॉकहोम बेसिकली स्वीडन की कैपिटल है, और स्टॉकहोम समिट में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को देश में प्रभावी बनाने के लिए किया गया। और यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भारत ने मानव पर्यावरण में सुधार के लिए उचित कदम उठाने के लिए इस सम्मेलन में भाग लिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया पार्टिसिपेटेड इन दिस, ओके। तो ये अधिनियम जो है वो स्टॉकहोम सम्मेलन में निर्णय के लिए जो निर्णय लिए गए उनको लागू करता है। तो अब यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं या जो हमारे संवैधानिक प्रावधान हैं उन पर भी थोड़ी सी डिस्कशन जरूरी है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 253 के तहत रेगुलेट किया गया था, या हम कह सकते हैं कि अधिनियमित किया गया था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने का प्रावधान करता है। इसके साथ साथ आर्टिकल 48A जो है ये बताता है कि राज्य पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करने और देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसके बाद आर्टिकल 51A जो कि फंडामेंटल ड्यूटी में है, इसमें भी ये कहा गया है कि हर नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की जो शक्तियाँ हैं उन पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम केंद्र सरकार को अपने सभी रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकना और देश के अलग अलग हिस्सों के लिए जो भी इनकी विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए अधिकृत अधिकारियों को अधिकार देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑथराइज्ड ऑफिसर्स हैं उनको अधिकार देना, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और अधिकार हैं जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ना सरकार को दे रहा है। तो द ईपी ऑल्सो गिव द गवर्नमेंट ऑफ द फॉलोइंग पावर्स। तो यहाँ पर पहली चीज़ आ गई कि पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, है ना। तो इसके बाद कंट्रोल या नियंत्रण और उपशमन के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बनाना, साथ ही साथ उसे इम्प्लीमेंट या क्रियान्वित भी करना, ठीक है। विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन जैसे विभिन्न पहलुओं में जो पर्यावरण की गुणवत्ता है उसके लिए मानक निर्धारण करना, ठीक है। तो यहाँ पर अगला अधिकार क्या है कि पर्यावरण की गुणवत्ता या क्वालिटी के लिए मानक निर्धारण करना या जो मेजरमेंट्स हैं उनको डिसाइड करना, मानक निर्धारित करना। अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार को निम्नलिखित मामलों में भी निर्देश देने की शक्ति है। तो यहाँ पर जो केसेस हैं उसमें टाइप 1 हम देखें तो किसी भी उद्योग के संचालन या प्रक्रिया को बंद करना, निषेध करना या विनियमन करना,
ठीक है। तो इंडस्ट्री को बंद करना, उसका प्रोहिबिशन या निषेध करना या उसे रेगुलेट करना, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है कि विद्युत या जल या किसी अन्य सेवा की आपूर्ति में ठहराव, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर या किसी अन्य सेवा, अदर सर्विसेज की जो सप्लाई है उसमें ठहराव या विनियमन या रेगुलेशन करना, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो ईपीए के तहत जो अपराध हैं और दंड की वर्तमान स्थिति, ईपीए के तहत जो क्राइम्स हो रहे हैं, है ना, और पनिशमेंट की जो वर्तमान स्थिति है उस पर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करें, ठीक है। तो अधिनियम के किसी भी प्रावधान का गैर अनुपालन या उल्लंघन एक अपराध माना गया है। तो अब यहाँ पर जो अपराधों का संज्ञान लेने की बात है, अपराधों का जो संज्ञान लेने की बात है उसमें हम देखें तो कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा बशर्ते शिकायत निम्नलिखित में से किसी के द्वारा न की गई हो। तो यहाँ पर जो एक्सेप्शन हैं उनको हम लोग देखें तो एक्सेप्शन नंबर 1 क्या है, केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट या उसकी ओर से, केंद्र सरकार या उसकी ओर से कोई प्राधिकरण या अथॉरिटी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आ रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो केंद्र सरकार या उसके प्रतिनिधि प्राधिकरण को 60 दिनों का नोटिस सौंपने के बाद न्यायालय के पास या कोर्ट के पास आया हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसमें जो पनिशमेंट है उसमें हम देखें तो ईपीए के जो मौजूदा प्रावधान हैं या इस अधिनियम के नियमों के किसी भी गैर अनुपालन या उल्लंघन के मामले में जो भी वायलेटर है या जो उल्लंघन करता है उसको 5 साल तक की कैद या 1 लाख रुपया जुर्माना, है ना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है, ठीक है। तो या तो उसे 5 साल तक की कैद मिल सकती है या 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है या दोनों ही हो सकते हैं। और इस तरीके के वायलेशन को जारी रखने के मामले में यदि वो कोई नहीं मानता है तो प्रतिदिन का 5,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा जुर्माना या एक्स्ट्रा जो है वो पेनल्टी लगाई जा सकती है, ठीक है। इसके दौरान इस तरीके का उल्लंघन यदि जारी रहता है तो इस तरीके के पहले उल्लंघन के लिए उसे दोषी ठहराया जा सकता है। यदि उल्लंघन दोषसिद्ध या कन्विक्टेड होने की तिथि के बाद 1 वर्ष की अवधि के बाद भी जारी रहता है तो अपराधी को कारावास की सजा से दंडित किया जा सकता है। और ये जो पनिशमेंट है, ये पनिशमेंट 7 साल तक या 7 इयर्स तक भी दी जा सकती है, ठीक है। तो अब इस एक्ट की कुछ कमियां हैं उसको भी हमें ध्यान देना है कि ड्रॉबैक्स ऑफ द एक्ट हम देखें तो पहली चीज आती है टोटल सेंट्रलाइजेशन ऑफ एक्ट, मतलब अधिनियम का जो पूर्ण केंद्रीकरण है वो इसका पहला दोष है। अधिनियम का जो संभावित दोष है वो इसका केंद्रीकरण है, जहां पर केंद्र को व्यापक शक्तियां प्रदान की जाती हैं वहीं राज्य सरकारों के पास कोई शक्ति नहीं है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल पावर्स सेंटर को एंड नो पावर फॉर स्टेट, ठीक है। ऐसे में केंद्र सरकार जो है वो इसकी मनमानी एवं दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी है। अगली यहाँ पर जो है वो कमी है कि कोई भी सार्वजनिक भागीदारी नहीं है, कोई सार्वजनिक भागीदारी नहीं है। और इसमें हम कह सकते हैं कि अधिनियम में पर्यावरण संरक्षण के संबंध में सार्वजनिक भागीदारी के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है,
जबकि मनमानी को रोकने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण में शामिल करने की जरूरत है। अगली जो कमी है वो यहाँ पर आती है कि सभी प्रदूषकों को शामिल न किया जाना। सभी प्रदूषकों को शामिल न किया जाना, ये यहाँ पर अगली कमी है। तो ये अधिनियम जो है वो प्रदूषण की जो आधुनिक अवधारणा है, जैसे शोर है ना, या अधिक बोझ वाली जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, परिवहन प्रणाली, ठीक है, और विकिरण तरंगों को प्रदूषकों की सूची में शामिल नहीं करता, जो कि पर्यावरण प्रदूषण के महत्वपूर्ण कारक हैं। तो अब पर्यावरण की रक्षा के लिए जो अन्य पहल है उसमें हम भारत की जो पहलों को देखें तो भारत की पहलें यहाँ पर जो हैं वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस तरीके से आएंगी कि यहाँ पर पहली चीज़ जो आ रही है वो आ रही है राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम। राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम। दूसरा यहाँ पर आता है ग्रीन इंडिया मिशन। ग्रीन इंडिया मिशन। तीसरा यहाँ पर आता है राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम। राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम। चौथी स्थिति आती है राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम। फिर यहाँ पे अगली चीज हम देखें तो वो आती है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी कुछ ऐसे हैं जिनका भारत एक हस्ताक्षर करता है। तो अब यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर देखें कि ये क्या है, तो यहाँ पर जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो हुई थी 1987 में, और ये ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को पर वियना कन्वेंशन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई थी। इसके बाद अगली चीज़ इसमें हुई थी कि खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार संचलन पर बैसल कन्वेंशन। तो बैसल बेसिकली स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है और यहाँ पर 1989 में एक कन्वेंशन हुआ था। इसके बाद अगला है रॉटरडैम जो है वो नीदरलैंड में है और रॉटरडैम कन्वेंशन हुआ था 1998 में। इसके बाद जो है वो अगली चीज़ आती है स्थायी कार्बनिक प्रदूषक या परमानेंट ऑर्गेनिक का जो पॉल्यूशन है, इस पर स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो ये यहाँ पर अगली चीज़ आई। इसके बाद UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज पे हम देखें तो ये हुआ है 1992 में। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी पर जो कन्वेंशन हुआ, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन, ये हुआ 1992 में। ठीक है, इसके बाद आखिरी है संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगली चीज आ गई। तो ये टॉपिक आज का यहाँ पर समाप्त होता है। और अब हम लोग देखें कि इस पर क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे। तो प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन हम देखें तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फंड, पर्यावरण संरक्षण कोष है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्टॉकहोम कन्वेंशन, तो स्टॉकहोम जो समिट हुई, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर मेंस से संबंधित क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो रीसेंट चेंजेस हैं, रीसेंट चेंजेस इन
एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये आ सकता है। EPA की विशेषताएं क्या हैं, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की कमियां, ड्रॉबैक्स ऑफ EPA 1986, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स और मेंस से संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए। सो आज का ये टॉपिक समाप्त होता है और थैंक यू वेरी मच, और हम लोग अगले टॉपिक के लिए जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।